हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद काजल। जैसा कि आप सभी टाइटल में देख चुके हैं, आज हम सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग क्या होती है, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आप चाहें तो उस वीडियो को भी ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑल्सो। देखिए, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं बिजनेस में जिन्हें हमें सीखना बहुत ज़रूरी है कि उनका बिजनेस में क्या मीनिंग होता है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एंटिटी। एंटिटी का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने शॉर्ट में थोड़े लाइंस लिख रखी हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये नोट्स के तरीके से मैंने थोड़ा बना रखा है। ठीक, तो एंटिटी का मीनिंग यहाँ पे हम देखते हैं, अ बिजनेस दैट हैज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, फॉर एग्जाम्पल हीरा ज्वेलर्स XYZ लिमिटेड एट्सेट्रा। देखिए, एंटिटी होती है कोई भी ऐसा बिजनेस, किसी बिजनेस का नाम या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस जिसकी एक उसके ओनर से एक अलग पहचान है, अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, सपोज मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ, मैं यहाँ पे काजल हूँ और अगर मैंने कोई बिजनेस ओपन किया है, मैंने उसका नाम रखा है XYZ लिमिटेड, तो वो एक अलग आइडेंटिटी है और मेरी एक अलग आइडेंटिटी, अलग पहचान है। ठीक, तो मैं अपने नाम से अलग जानी जाऊंगी काजल, और वो जो है XYZ लिमिटेड, मेरा बिजनेस अलग नाम से जाना जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय दी ओनर। अब देखिए, जितना भी रुपया जो बिजनेसमैन है अपने बिजनेस में लगाता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। सपोज मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीज़ से स्टार्टिंग की है। ठीक, तो वो जो 10 लाख रुपीज़ हैं वो कैपिटल कहलाएंगे बिजनेस के। ओके, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं, एनी कैश और गुड्स विदड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय दी ओनर। किसी भी टाइप का गुड्स कह लीजिए, सामान या फिर कैश, अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से निकाल लेता है तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि कैपिटल, सपोज मैंने 10 लाख रुपीज़ लगाई है अपने बिजनेस में। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर मुझे ज़रूरत पड़ गई, मैंने बिजनेस में से 1 लाख रुपया निकाल लिया, तो वो होंगी मेरी ड्राइंग्स। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे सामान होता है, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ, गुड्स मटेरियल विच इज यूज टू मेक प्रोडक्ट्स फॉर सेलिंग या फिर प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस इज डीलिंग। वो मटेरियल जिसको जो है हम यूज़ करते हैं, बिजनेस में यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, सेल करना है। जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, जिस भी जो है बिजनेस किसी भी चीज़ में जिसमें प्रोडक्ट में डील कर रहा है, उसको तैयार करने के लिए जितना भी मटेरियल हमें चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं गुड्स। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज मैंने जो अपनी बिजनेस डाला है वो बिस्किट बनाता है, बिस्किट्स की फैक्ट्री है सपोज, तो बिस्किट बनाने के लिए जितना भी मुझे सामान चाहिएगा, सपोज आटा है या चीनी है या शुगर है, कुछ भी, चीनी है, सॉल्ट है, तो वो सारा जो सामान होगा उसे हम गुड्स बोलेंगे। ठीक, और या फिर कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स किसी से सप्लाई करवाते हैं, अपने यहाँ मंगवाते हैं, फिर उसे अपने ही प्रॉफिट ऐड करके उसे दूसरे को सेल करते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए क्या होंगे, गुड्स। मतलब की बात ये हो गई कि जिस भी प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं हमेशा उसे हम गुड्स बोलेंगे। ठीक, तो ये था ये टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज क्लोजिंग स्टॉक, इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इट बिकम्स ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक मीन्स होता है वो सामान जो अभी तक सेल नहीं हुआ है। अगर जैसे कि अब मान लीजिए मैंने जो है 1 अप्रैल को अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2015 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने सामान मंगाया, सपोज कर लेते हैं 2 लाख रुपीज़ का सामान मंगाया। ठीक, अब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 31 मार्च 2016 को जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाऊंगी तो उसमें ये देखूंगी कि मेरे पास स्टॉक में अभी कितना सामान बचा हुआ है, कितना गोडाउन में पड़ा है। ज़रूरी तो नहीं कि सारा का सारा 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाए, कुछ सामान बच सकता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टॉक। वो तो हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक, जो बचा हुआ है। अब नेक्स्ट ईयर भी मैं उस सामान को यूज़ करूँगी अपने बिजनेस में। भाई कोई भी बिजनेसमैन उसे फेंक तो नहीं देता है। कोई भी अगर मान लीजिए चीनी हमारे गोडाउन में पड़ी हुई है या सॉल्ट बचा हुआ है तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। ठीक, तो बात समझ में आ गई होगी स्टॉक क्या होता है। ठीक, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज असेट्स।
असेट्स क्या होते हैं, देखिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज या फिर प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस, कोई भी ऐसे रिसोर्सेज संसाधन या फिर प्रॉपर्टी जो कि बिजनेस की है, ठीक। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने जो है बिस्किट की फैक्ट्री का आपको एग्जांपल दिया था, उसी से हम ले लेते हैं। मैंने बिस्किट्स बनाने के लिए क्या मंगवाया, सॉल्ट मंगवाई, शुगर मंगवाई, आटा मंगवाया, लेकिन भैया ये अपने आप तो बन नहीं जाएगा, इनको बनाने के लिए मुझे मशीनरी भी मंगवानी पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही मुझे इस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए मैंने लैंड वगैरह, बिल्डिंग वगैरह खड़ी करवाई होगी, है कि नहीं, ठीक। तो वो जो होंगे मेरे लैंड, बिल्डिंग हो गए या फिर आपका मशीनरी हो गई या फिर ट्रक, वैन, जितना भी मतलब व्हीकल्स वाला पार्ट है, वो सारा असेट्स कहलाएगा, क्योंकि वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, ठीक। अब देखिए असेट्स भी टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, करेंट असेट्स और एक फिक्स्ड असेट्स, ठीक। करेंट असेट्स कौन से असेट्स होते हैं, दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, फॉर एग्जाम्पल बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक एट्सेट्रा। ये वो असेट्स होते हैं जिन्हें हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बिल्स रिसीवेबल हो गए, बिल्स रिसीवेबल जो है 3 मंथ्स के लिए ड्रॉ किए जाते हैं और वो आफ्टर 3 मंथ्स उनसे हमें कैश मिल जाता है, ठीक। तो स्टॉक हो गया, इस तरीके से ये होते हैं करेंट असेट्स, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट इज फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, असेट्स विच आर यूज्ड फॉर मोर देन अ ईयर, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल्स एट्सेट्रा। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, वो असेट जो कि हम एक साल से ज़्यादा यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स। जैसे कि मशीन हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग। अब मशीनरी कोई भी बिजनेसमैन हर साल तो परचेज नहीं करेगा भाई, और ना ही उसे जो है एक ही साल में उठा के फेंक देगा कि ये ख़राब हो गई, अब दूसरी आनी चाहिए नेक्स्ट ईयर, ठीक। तो ये जो है काफ़ी टाइम तक चलने वाले असेट्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स, ठीक। अब फिक्स्ड असेट्स भी टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं टेंजिबल और दूसरे होते हैं इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं विच कैन बी सीन एंड टच्ड, ठीक। जैसे कि जो असेट हम उन्हें देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टेंजिबल असेट्स। जैसे कि एग्जाम्पल में कार, मशीन, लैंड एट्सेट्रा, ये तो हो गए टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, ठीक। अब इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स कौन से होते हैं, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस होती है, वो होते हैं बिजनेस में, ठीक। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट एट्सेट्रा, ठीक। समझ में आ गए? आई होप ये 6 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आगे और भी पॉइंट्स और भी टर्म्स आपको बता देती हूँ, उसके लिए मुझे ये पूरा रफ करना पड़ेगा, ओके। So guys, let's come to the next term which is debtors. 7th term is debtors. Debtors, persons from whom payment has not received so far. डेटर्स बिजनेस के वो लोग होते हैं, वो असेट्स होते हैं जिनसे अभी हमें पेमेंट लेना है, अभी तक उन्होंने हमें पेमेंट नहीं किया है। वो हमसे सामान तो ले गए हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हमें पेमेंट नहीं किया है, तो वो बन जाते हैं डेटर्स। और डेटर्स हमारे लिए असेट है, बिजनेस का असेट माना गया है क्योंकि अभी हमें पेमेंट मिलना है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, अमाउंट विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। अब देखिए ये बैड डेब्ट्स होते हैं वो रुपए, वो पैसा जो कि डेटर्स को हमें देना था लेकिन वो नहीं दे रहा है, तो हम उसे बैड डेब्ट्स बोल देते हैं। जैसे कि सपोज़ किसी कस्टमर ने मुझसे जो है 50,000 का माल लिया, ठीक, उधार में वो मुझसे माल लेके चला गया 50,000 का। अब मैंने अपने उसमें डाल दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि वो मेरे 50,000 का जो है डेटर है मेरा, ठीक। अब लेकिन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हमने देखा कि हमारा जो है उसने पेमेंट 45,000 का पेमेंट उसने कर दिया लेकिन 5,000 रुपये उसने नहीं दिए, तो हम उसको लिख देंगे बैड डेब्ट्स। क्या लिख देंगे कि हमें 5,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, ठीक। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं, पर्सन्स टू होम पेमेंट्स हैव नॉट डन, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर्स ऑफ गुड्स। ये वो लोग होते हैं जिन्हें हमें पेमेंट करना है, हमने भी तो भाई किसी से माल उठाया और हम भी जो है क्रेडिट में भी माल लेते हैं, कैश में भी लेते हैं, तो जब हम उधार में माल लेते हैं तो हम भी तो किसी के क्रेडिटर जो है, हमारे जो है क्रेडिटर्स कौन हो जाएंगे, जिनको हमें पेमेंट करनी है, जिनसे लेनी है पेमेंट उन्हें हम डेटर्स बोलते हैं और जिनको पेमेंट करनी है उन्हें हम
क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्रेडिटर जो है बिजनेस की लाइबिलिटी होती है क्योंकि उसे पेमेंट करना है, ठीक। तो जिस सप्लायर से हमने माल उठाया है और जिसे अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है वो अंडर कैटेगरी ऑफ लाइबिलिटी दैट इज क्रेडिटर के जो है नेम से शो होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज 10th पॉइंट, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है भाई? लाइबिलिटी का मीनिंग होता है दायित्व, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर देखिए डेप्ट और अमाउंट पेएबल बाय अ बिजनेस। डेप्ट मीन्स कर्जा या फिर वो रुपए जो हमें बिजनेस को पेमेंट करनी है, ठीक। तो उसे हम बोलेंगे लाइबिलिटी। जैसे क्रेडिटर भी हमारी एक लाइबिलिटी थे, ठीक। तो इसी तरीके से और भी लाइबिलिटी होती है, ये एक पार्ट है लाइबिलिटी का, और भी लाइबिलिटीज हो सकती हैं बिजनेस की। तो कोई भी ऐसा कर्ज जो बिजनेस ने लिया हो और जिसे अभी पेमेंट नहीं किया है तो वो हमारी लाइबिलिटी हो गई। अब देखिए लाइबिलिटी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है करेंट लाइबिलिटी, एक होती है नॉन करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी होती है? अमाउंट्स पेएबल विद इन अ ईयर, फॉर एग्जाम्पल बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एट्सेट्रा। वो रुपए जो कि करेंट लाइबिलिटी होती है, वो रुपए जो हमें 1 साल के अंदर अंदर देने हैं किसी को, ठीक है, बिजनेस को 1 साल के अंदर अंदर देने हैं। एग्जाम्पल में बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, मान लीजिए बिजनेस ने किसी से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है या किसी भी पार्टनर से लोन लिया है, किसी से भी लिया है XYZ, तो अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म होता है मे बी 3 मंथ्स 6 मंथ्स, तो उसे हमें क्या है करेंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में हम लोग डाल देते हैं, ठीक। नाउ नॉन करेंट लाइबिलिटी, इसका जस्ट अपोजिट हो गया कि ऐसे अमाउंट विच इज़ पेएबल मोर देन अ ईयर, मतलब 1 साल के बाद भी हम पेमेंट जिनका कर सकते हैं उन्हें हम नॉन करेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स, बॉन्ड्स पेएबल एट्सेट्रा, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज सेल्स, या फिर हम इसे रेवेन्यू, दोनों ही नाम होते हैं, सेल्स को हम रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, ठीक। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू या फिर सेल्स। जितना भी पैसा हमें मिलता है गुड्स, सामान को बेचने के बाद, उसे हम बोलेंगे सेल्स या फिर रेवेन्यू। इसमें कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड होता है। ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ कॉस्ट को ही हम लोग जो है सेल्स बोलते हैं। सेल्स का मतलब है जिसमें कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड होते हैं। सपोज मैंने 10,000 का माल बेचा, ठीक है, तो अब उसमें मेरा जो लागत लगी थी 10,000 के माल को बनाने में, 8,000 की सपोज जो है एक्सपेंसेस, टोटल खर्चा हुआ था 8,000 का, मैंने उसे सेल कर दिया सामने वाली पार्टी को 10,000 में, तो हम सेल्स किसे कहेंगे, 8,000 को या 10,000 को? 10,000 को सेल्स कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें मेरी कॉस्ट 8,000 की इंक्लूड है, साथ में 2,000 का प्रॉफिट भी इंक्लूड है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स। जितना भी जो है अमाउंट हमें, अमाउंट्स के सामान, जितना भी सामान हमारे पास वापस आ जाता है कस्टमर के द्वारा, उसे हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। यार ये भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है मैंने किसी को 10,000 का सामान बेचा तो हो सकता है कि वो मुझे जो है 2,000 का माल वापस कर जाए या 3,000 का माल वापस कर जाए, उसको नहीं समझ में आ रहा है, डैमेज निकला है उसका सामान, तो जो है वो 3,000 का सपोज उसने मुझे सामान वापस कर दिया 10,000 में, तो मैं क्या करूँगी कि सेल्स रिटर्न में डाल दूँगी उसको 3,000 के नाम से, ठीक है। तो ये वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज परचेजेस। परचेजेस क्या होती है? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड वेदर इट इज़ कैश और क्रेडिट। अब यहाँ पे परचेजेस का मतलब, मैंने अगर किसी से माल लिया है तो उसको मैं बोलूँगी परचेजेस, चाहे मैंने कैश में उठाया है चाहे क्रेडिट में लिया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? परचेजेस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न क्या होती है? जैसे कि सेल्स रिटर्न थी ऐसे ही परचेजेस रिटर्न, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। अब भाई हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमने किसी से माल उठाया लेकिन हमें पसंद नहीं आया, उसकी क्वालिटी चीप है या फिर हो सकता है वो भी डैमेज निकला है, सपोज आते में थोड़ा सा माल डैमेज हो जाता है तो हम उसे वापस कर देते हैं। तो जब सप्लायर को हम वापस करेंगे सामान तो हम उसको बोलेंगे परचेजेस रिटर्न, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो दो टर्म है वो इन्हीं से रिलेटेड है, मैं बता देती हूँ। नेट परचेजेस क्या होती है? परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। और नेट सेल्स क्या होती है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। मतलब नेट का मतलब हो गया टोटल बता दीजिए कि कितना हमने परचेज में से कितना माल परचेज रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, तो जो अमाउंट निकल के आएगा उसे हम नेट परचेजेस बोलेंगे। और इसी तरीके से नेट सेल्स, ठीक है। तो नेट का मतलब यहाँ पे हो गया एक तरीके से सब कुछ हिसाब किताब करने के बाद हमारे पास परचेजेस क्या है और कितनी सेल्स है, ठीक।
तो ये पॉइंट्स आपको 14 तक क्लियर हो गए। ठीक, अब मैं आगे और भी पॉइंट्स बता देती हूँ, इसे रफ कर देती हूँ। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक, सो गाइज लेट्स कम टू द नेक्स्ट टर्म विच इज डिस्काउंट। डिस्काउंट का मीनिंग होता है डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जितने के भी हम रेट में, जो प्राइस में हम गुड्स बेच रहे हैं, उनमें अगर हम कुछ डिडक्शन कर देते हैं, कुछ कमी कर देते हैं, कम करके देते हैं किसी को, तो उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किस टाइप का होता है? डिडक्शन इन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। जितने के भी हम गुड्स सेल कर रहे हैं और उस पर जो भी लिस्ट प्राइस यानी कि जो भी टैग प्राइस है, सपोज मैं कोई टेबल और चेयर का सेट सेल कर रही हूँ किसी को, ठीक है, मान लीजिए उस पर टैग लगा हुआ है कि वो 50,000 के हैं दोनों, एक चेयर और एक टेबल। ठीक, अब मैंने उसमें जो है बोल दिया सामने वाली पार्टी को कि भाई कस्टमर को, ठीक है आप जो है 10% का डिस्काउंट दे दीजिए, इस पर 10% डिस्काउंट है। ठीक, तो 10% डिस्काउंट काटने के बाद मैं उसे 45,000 में जो है टेबल और चेयर दे दूंगी, तो वो कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट। जब भी हम लिस्ट प्राइस पर जो डिडक्शन करते हैं, गुड्स की लिस्ट प्राइस पर डिडक्शन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, अब कैश डिस्काउंट कैसा डिस्काउंट होता है? डिडक्शन इन द अमाउंट ड्यू टू डेटर्स फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये वो डिडक्शन होती है जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मुझसे उधार में सामान लेके चला गया, ठीक, अब मुझे कुछ टाइम बाद मुझे ज़रूरत पड़ी, उसने बोला भाई ठीक है मैं 4 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक, लेकिन मुझे तो 2 महीने बाद ही मुझे लगता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं उसे बोलूँगी कि भाई आप 50,000 ना दे करके मुझे आप जो है 10% डिस्काउंट लेस कर लीजिए, लेकिन आप मुझे 2 मंथ्स में ही पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो वो मुझे 45,000 दे करके जाएगा। या सपोज़ मैंने उसे 30,000 रुपये में कोई माल सेल किया था और मैंने जो है उसको बोल दिया कि भाई आप 5% डिस्काउंट काट करके मुझे जल्दी पेमेंट कर दीजिए। मतलब टाइम जिसमें जो है मैटर करता है। मुझे अगर कोई अपने डेटर्स से जल्दी पेमेंट चाहिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट चाहिए, तो जो है जो डिडक्शन मैं उसको करूँगी, जो डिस्काउंट मैं उसे दूंगी कैश में, उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये डिडक्शन तब होता है जब हम किसी माल को सेल करते हैं तो उसकी टैग प्राइस पर जितना भी हम डिस्काउंट देते हैं 10%, 20%, तो वो आता है ट्रेड डिस्काउंट में। और ये आता है जल्दी पेमेंट लेने के लिए, अपना पेमेंट अपने जो है डेटर्स से जल्दी लेने के लिए हम लोग जो उसने डिस्काउंट दे देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वाउचर। वाउचर क्या होता है? द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ योर ट्रांजेक्शन। मतलब ये एक रिटन में प्रूफ होता है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं किसी के भी साथ, चाहे आप माल ले रहे हैं या आप माल दे रहे हैं, तो एक वाउचर तैयार किया जाता है। वो एक रिटन प्रूफ होता है कि हाँ हमने सामने वाली पार्टी से माल लिया है या फिर उसको माल दिया है। ठीक, अब क्या होता है कि देखिए जैसे हम कैश ट्रांजैक्शन अगर कर रहे हैं, कैश में मान लीजिए मैंने मशीनरी खरीदी है कोई भी 2 लाख रुपीज़ की और मैंने उसे कैश दिया है, मशीनरी ली है, तो उसमें तो हम कैश मेमो जो है हमें तैयार करते हैं, कैश मेमो मिलता है। और अगर क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें इनवॉइस तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? इनवॉइस। ठीक, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम या फिर प्रॉफिट। एक ही बात है, या तो इनकम बोल लीजिए या फिर प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक, अब देखिए कोई भी सपोज मैंने सामान तैयार करवाया है, मैं सपोज कर लेती हूँ 1 लाख रुपीज़ में मैंने सामान तैयार करवाया है, ठीक है, प्रोडक्ट अपना तैयार करवाया है सेल करने के लिए। अब मैंने उसे जो है 1,20,000 में सेल कर दिया, तो जो 20,000 रुपीज़ का मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट लिया है वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने लिया है अपने कस्टमर से वो हो जाएगा प्रॉफिट। मीन्स जितना रेवेन्यू ज़्यादा लिया है, एक्सपेंसेस यानी खर्चों से ज़्यादा जितना भी अमाउंट मैंने लिया है उसे हम बोलेंगे क्या? प्रॉफिट। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस। लॉस इज जस्ट अपोजिट टू प्रॉफिट एज वी ऑल नो। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। जब भी हमारा खर्चा ज़्यादा होता है हमारी सेल प्राइस से, तो उसको हम बोलते हैं लॉस। जैसे कि मैंने 1 लाख में माल तैयार करवाया और मान लीजिए मैंने उसे 80,000 में सेल कर दिया, तो मुझे 20,000 का क्या हो जाएगा? लॉस। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गेन। अब देखिए गेन और प्रॉफिट में यहाँ
डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस है, जैसे कि पहले मीनिंग समझ लेते हैं गेन का। प्रॉफिट विच अराइजेज फ्रॉम द ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल इन नेचर, ये वो प्रॉफिट होता है जो कभी कभी होता है, ये उन ट्रांजैक्शन से होता है जो कि इंसिडेंटल यानी कभी कभी होते हैं, हर साल नहीं होते हैं। जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, अब हम अपने फिक्स्ड असेट्स को जो है हर साल तो सेल करेंगे नहीं, लेकिन हमने मान लीजिए 4 साल बाद अपनी मशीन को जो है सेल किया और हमें लग रहा था कि उसकी स्क्रैप वैल्यू हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये हम उस मशीनरी को सेल करके हमें मिलेंगे, लेकिन 20,000 ना मिल करके हमें 30,000 रुपये मिल गए। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, 10,000 का हमें क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। उस टाइम हमें 10,000 का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ठीक, तो प्रॉफिट और गेन में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। प्रॉफिट हम जो है हमें कैसे रिसीव होता है, हम अपने गुड्स को जो है सेल करते हैं मार्केट में और वो भी हर साल सेल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस निकलता है। और गेन होता है हमें जो है किसी भी मान लीजिए फिक्स्ड असेट को सेल किया या किसी और चीज़ को सेल किया जो हम इंसिडेंटल कर रहे हैं, कभी कभी ये काम करते हैं, तो उस पर होने वाला जो प्रॉफिट होता है उसे हम गेन बोलते हैं। ठीक, नाउ द लास्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैश और एक्सपेंसेस डन टू गेट समथिंग। जब भी हम जो है किसी को भी कैश में पेमेंट करते हैं कुछ चीज़ पाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, खर्चा हम करते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए, हमें कुछ ना कुछ तो सामने वाली पार्टी को देना पड़ेगा। अब जैसे कि ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, इट इनकर्स एवरी ईयर, एग्जाम्पल परचेजेस ऑफ गुड्स, वेजेस, सैलरीज, रेंट एट्सेट्रा। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारा रेवेन्यू जनरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जिनसे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं और ये हर साल होते हैं। सीधी सी बात है, रेवेन्यू हर साल आता है, सेल्स हर साल होती है, तो अब उसके लिए खर्चा, जैसे मान लीजिए मैंने गुड्स खरीदा तो वो भी एक खर्चा है, लेबर को वेजेस दी हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज प्रोवाइड की हैं, बिल्डिंग का रेंट दिया है, तो ये सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट डजंट इनकर्स एवरी ईयर, ये हर साल नहीं होगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हर साल नहीं होते और ये हमें असेट्स खरीदने में मदद करते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया परचेज ऑफ मशीनरी, व्हीकल्स, लैंड एंड बिल्डिंग एट्सेट्रा। जब भी मैं मशीनरी खरीदूंगी या फिर अपने व्हीकल्स खरीदूंगी, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदूंगी, तो उस खर्चे को हम डाल देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो आई होप आपको ये 20 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक, तो इसी तरीके से अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेम है लर्न विद काजल एंड कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग द वीडियोज़। और हाँ, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं उन्हें सॉल्व करने की, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।